इस समय हम राजधानी दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं। और आपको हम यहाँ पर क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर एक खास प्रदर्शनी चल रही है और यह कला प्रदर्शनी हम आपको दिखा रहे हैं और उन आर्टिस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि जिन आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो रेलवे की एक उच्च अधिकारी हैं, आसिमा मल्होत्रा जी। कई बार आपने नाम सुना होगा। और जो साथ में दूसरे आर्टिस्ट हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, एम शारदा जी से। तो हमारे साथ वो दोनों आर्टिस्ट हैं। आसिमा जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सिद्धार्थ जी। शारदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आसिमा जी, प्रदर्शनी, और वो भी आप इतना बिजी शेड्यूल रहता होगा, और खासतौर पर जब अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो हर वक्त काम ही काम। और ऐसे में आप किस तरीके से जो है आर्ट का काम निकालते हैं, और आर्ट के लिए एक समय निकालना और वो भी इस तरीके का काम करना आसान है कि कठिन है? मेरे लिए आर्ट काम नहीं है। आर्ट एक साधना है, एक मेडिटेशन है, जो कि मुझे एक एनर्जी देता है बाकी काम अच्छे से करने के लिए। तो जैसे आपने बताया, रेलवे का काम चौबीसों घंटे का है, और इसलिए रेलवे ने मुझे एक तत्परता दी है कि मैं कभी भी कोई भी काम कर सकूं। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी स्ट्रेस भी होते हैं। कभी जॉब के होते हैं, कभी घर के होते हैं। बट ये जब मैं आर्ट अपना बनाने बैठती हूँ, तो वो एक ऐसा मेडिटेटिव प्रोसेस है जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जिस समय मैं आर्ट बना रही होती हूँ, मैं मुझे लगता है मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, और एक हायर एनर्जी है जो मेरे थ्रू काम कर रही है। सो आई एम इन अ ट्रांस, एंड व्हेन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं एक अलग ही अनुभूति होती है खुशी की। तो इसलिए मैं ये आर्ट मुझे एक सैनिटी और एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। बैलेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जब आपकी शुरुआत हुई होगी, क्या आप जो है बचपन से ही आर्ट में आपकी दिलचस्पी थी? क्या आपने कोई आर्ट में कोर्स किया? बहुत से लोग होते हैं जो पता चला जब एक टाइम आता है सोचते हैं नहीं नहीं आर्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं शुरुआत से ही करते रहते हैं। क्या आपकी शुरुआत कैसी रही? मेरी तो जो अर्लीस्ट मेमोरी है 5 साल की, तो कि मुझे लगा अपने अंदर से, जो मुझे याद है कि एक मुझे डांसर की वो बनानी है, प्रतिमा बनानी है। तो मेरे पास कलर्स और वो तो नहीं था, कैनवस उस समय। तो जैसे रंगोली के लिए जो सामान होता है घर में, या आटा और वो सब, उन सबको लेके मैं टेरेस में चली गई, और एक बहुत बड़ी मैंने एक डांसिंग भरतनाट्यम लेडी की मैंने वो बनाई प्रतिमा उसमें। और जब मैं उनके पैर को ख़त्म कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चारों तरफ से लोगों से घिरी हुई हूँ। एंड वो सडनली जैसे मैंने उसको ख़त्म किया, बहुत तालियां मिली, और मुझे लोगों ने आके एकदम से गले से लगाया, और बहुत लोगों ने मुझे इनकरेजमेंट के लिए पैसे भी दिए एंड वो सब। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे तो अपने लिए बनाना था वो। लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा बनाया है। और उसके बाद मेरे फादर ने कंसिस्टेंटली मुझे प्रमोट किया कि मैं इसको करती रहूं। तो एक गाइडेंस तो मेरा पहले मेरे फादर ने दिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने त्रिवेणी कला संगम, स्कूल में थी, त्रिवेणी कला संगम में रामेश्वर और शादा ब्रूटा और एक वीर मुंशी सर के अंदर भारतीय विद्या भवन में फॉर्मल डिप्लोमा ट्रेनिंग भी ली। मतलब आपको जो गाइड मिले या गुरु मिले वो जोरदार लोग थे। जी, बिल्कुल। यहाँ पर आप समझिए, एक कहावत है, गुरु बिन मिले ना ज्ञान। ज्ञान आपके पास होता है, ठीक है, आसपास चीजें रहती हैं, लेकिन कोई ना कोई तो गुरु चाहिए। तो आसिमा जी को गुरु मिले, अच्छे मिले। और आपकी कहानी क्या है? आपने कैसे शुरुआत की? मैंने भी बचपन से ही, मुझे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा एक सब्जेक्ट भी होता था। तो फिर मैं भारतीय विद्या भवन भी जाती थी और मैं बाल भवन भी जाती थी। तो बाल भवन में बच्चों को जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो वहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होते थे, तो उसमें भी मैं पेंटिंग को ही चुनती थी। तो मैंने वहाँ पे कई लोगों से पेंटिंग सीखा वहाँ पे भी। फिर उसके बाद साहित्य कला परिषद का हमारे यहाँ मॉडर्न स्कूल में उन दिनों में ऑल ओवर दिल्ली से बच्चे आते थे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के मतलब लिए। आप दिल्ली की ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली की ही हूँ, वैसे मैं आंध्रा से बिलोंग करती हूँ। तो फिर जब हमने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने 100 लोगों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें से मेरा भी नाम था उसमें। तो दैट वाज द इंकरेजिंग मोमेंट फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। और वैसे भी मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता था, तो मैं करती रही। फिर उसके बाद फिर मैं वकालत की मैंने पढ़ाई करी, और फिर मैं वकील बनी सुप्रीम कोर्ट की।
तो फिर जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं अपना ये पैशन ज़रूर पूरा करने की ये कोशिश। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि आप जो है कहाँ कोर्ट कचहरी और उसका जो माहौल और कहाँ आर्ट, मतलब दोनों में कोई, मतलब अगर कोई कहे कि ये हो सकता है तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, भरोसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड्स हो जाता है। बाकी मैं इस पूरे में अपनी जर्नी के लिए जितना भी आज मैं कर पाती हूँ उसके लिए मैं श्रेय जो है मैं अपनी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैं आशिमा जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग पिछले 35 साल से दोस्त हैं। हमने लॉ की पढ़ाई भी इकट्ठे की थी और मैडम सिविल सर्विसेज में चली गई, मैं वकालत में आ गई, लेकिन फिर भी हमने अपना पैशन को फॉलो करना ज़रूरी समझा और वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे दर्शक समझे, मैं जिन लोगों से मिलवा रहा हूँ ये खास इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर होता है कोई आदमी एक काम करता है वही करता रहता है, लेकिन अपने पैशन को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना और बेहतरीन काम करना, वो आपको काम हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आसिमा जी, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जब आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में कोई ना कोई मीडियम चाहिए, लोग चूज करते हैं। कुछ लोग जो है हमने देखा है चारकोल से ही बना देते हैं, कुछ लोग जो है जिसको बोलते हैं रंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या क्या मीडियम चुने? देखिए मेरी ये जर्नी मेरी और शारदा की जर्नी मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे शारदा ने कहा कि हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं काफ़ी हद तक, और शारदा मुझे प्रमोट करती है, मैं उनको करती हूँ, और हम दोनों साथ में बैठ के बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग मीडियम्स के साथ, और पढ़ते भी बहुत हैं इसके बारे में। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक मीडियम नहीं, आपको बहुत मीडियम दिख रहे हैं। उसमें से एक मीडियम मैं आपको ख़ास तौर पे दिखाऊंगी जो हम लोगों ने, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये एक यूनिक है और सिर्फ इंडिया में इस तरह का काम हम ही लोग कर रहे हैं। वो है एनकॉस्टिक मीडियम। एनकॉस्टिक मीडियम 16वीं शताब्दी में बी वैक्स यूज़ करके क्राइस्ट के फेस बनाने के लिए यूज़ होता था। तो जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो हमें लगा कि हमें भी इसको देखना चाहिए कि कैसे हम बनाएं, इसको कैसे हम ला सकते हैं अपने उसमें। इसकी हिस्ट्री बहुत रिच थी और उसमें यही लिखा था कि अब ये लुप्त होता जा रहा है आर्ट। जरा दिखाइए वो कहाँ पे है वो जगह, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य पैदा कर रही हैं। लगता है कि अरे ये क्या मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर, हाँ, ये बताइए। ये है आपका एक एनकॉस्टिक वर्क का काम। इसमें आपको और भी दिखेंगे। तो ये एक इसमें क्या है कि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि हमें ये कहाँ से मिल सकते हैं कलर्स, तो पता चला सिर्फ एक या दो इंटरनेशनल वो हैं आर्टिस्ट जो इसको बेचते हैं, और वो भी बहुत हाई कॉस्ट पे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरा राइटअप पढ़ा हुआ था कि क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो हम लोग खुद लेकर आए बी वैक्स, खुद हम लोगों ने देखा इसको अलग अलग उस पर यूज़ करके देखा। पहले वुडन बोर्ड पे होता था, हमने कैनवस पे करना चाहते थे, तो हमने उसमें अलग अलग टेक्सचर लगा के इंक, एक्रिलिक, अलग अलग मीडियम्स को यूज़ किया, एंड फिर हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे जो आपके सामने। और इसको आज इतना पसंद किया जा रहा है और तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड भी दिया है इसके लिए। तो ये है, और इसको मैंने एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल दिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉस्मिक एनर्जी के जो फ्लो होता है वो आप इन एनकॉस्टिक पेंटिंग्स में हमें देखेंगे। यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं समझें, ये बड़ा साधारण पेंटिंग दिखने में तो लग रही है, लेकिन इसका बनाने का स्टाइल, तरीका, ये कहीं ना कहीं विलुप्त प्राय है। उसको आसिमा जी ने और इनकी जो साथी हैं इन्होंने मिलकर हम कह सकते हैं इस तरीके की जो आर्ट है उसको दोबारा जिंदा किया, ये कहा जा सकता है। और तेलंगाना सरकार ने एक मान्यता दी इसको। तो जब इस तरीके की मान्यता मिलती है, आपको लगता है कि अरे हमारे काम को, तो अंदर से क्या फील आता है? बहुत ही अच्छा फील आता है क्योंकि पेंटिंग देखिए सब बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नयापन लाना, उसमें कुछ नई चीज़ें डालना, तो वो हमेशा आपको एक नई खुशी देती है कि आपने किया। तो एक वो जो चीज़ होती है कि हमने किसी चीज़ को क्रिएट किया, वो एक क्रिएटर वाला जो फील है, क्रिएटर वाला जो फील है वो बहुत ही आपको जो है खुशी देती है। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एक और हमने आर्ट फॉर्म करा है वहाँ पे, जो मैं करती हूँ, वो हम एक पेंटिंग में हम ब्रश नहीं यूज़ करते हैं। हम दिखाइए किस तरीके की पेंटिंग है। तो यहाँ पर देखिए अब पूरी डायरेक्शन ही बदल गई, हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे अब दूसरी डायरेक्शन में चल दिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा। और यह काम इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि इसकी कहानी अलग है। क्यों खास है ये 4 पेंटिंग्स जो हैं इसकी खासियत ये है कि इसमें कहीं पे भी ब्रश नहीं लगा हुआ है।
यानी ब्रश लगा ही नहीं इसमें। नहीं लगा है। ये बिना ब्रश के बनाई हुई पेंटिंग्स है। एक वेज होता है, उसके थ्रू बनाया गया है ये। अच्छा, वेज मतलब कोई उपकरण होगा। एक एक टूल होता है, हाँ, उपकरण है, हाँ हाँ हाँ, उससे बनाएंगे। तो इस इन चारों पेंटिंग्स में आपको कहीं पे भी ब्रश नजर नहीं आएगा। ये एक प्रिंट जैसी आपको नज़र आएगी, क्योंकि इतना स्मूथनेस है इसमें और इतना फ्लो है और इसमें लेयर्स ऑफ कलर्स हैं। तो सब लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, इवन बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी, वो भी पूछते हैं ये इफ़ेक्ट कैसे आया। तो ये शारदा जी का कमाल है। शारदा जी का आप कमाल देखिए। और इस इन पेंटिंग्स में जब हम कहेंगे कि इसमें ब्रश इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसका फ्लो देखिए, तरीका देखिए और कलर्स जिस तरीके से इसमें खिल के आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अलग है। अब इस पेंटिंग को देखिए, एकदम फर्क है पूरी तरीके से। मैं कहूँगा क्लोज जाइए इसमें, और जितना ही क्लोज आप जाओगे लगता ही नहीं कि इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन असलियत यह है कि इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ देखिए किस तरीके का फ्लो है। और इस तरीके की पेंटिंग और लोग भी बनाते हो? नहीं, अभी तक हमारे जो बाहर देशों में इफेक्ट नहीं आया है। बनाते ज़रूर हैं, वेट टूल है, लेकिन बनाते हैं। लेकिन जो ये इफ़ेक्ट आया है जो कलर्स का, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। हाँ। ये वाकई एकदम खास चीज दिखाई। अब क्या दिखा रही हैं आसमा जी? अब मैं आपको एक गोल्ड लीफ का काम दिखाती हूँ अपना। ये भी मेरा एक इनोवेटिव क्रिएटिव काम है। ये अपना मैंने डिवाइस किया, ये आपको कहीं और नहीं देखेगा। गोल्ड लीफ ग्लास पे बहुत पहले से काम होता है राजस्थान वगैरह में, पर इसका जो एक कंटेम्प्रेरी लुक आपको दिखेगा, ये गोल्ड लीफ को और एक्रिलिक कलर से मैंने ग्लास में काम किया है। इसमें आपको गांधी जी दिखेंगे, गणेश जी दिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर दिखेंगे, दलाई लामा दिखेंगे वहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिखेंगी। ये जो है, ये ऐसा आर्ट वर्क आपको, ये भी हमारा अपना ही इजाद किया हुआ है। तो इसमें क्या खासियत है, मतलब? इसमें आप जैसे आपको देखिए देखिए गोल्ड लीफ के ऊपर ऐसे जो पहले काम होता था, वो ग्लास को पीछे गोल्ड लीफ लगा के फिर उसके बाद पेंटिंग की जाती थी। ये ग्लास के ऊपर गोल्ड लीफ है और इसको ये एक कंटेम्प्रेरी काम है। कंटेम्प्रेरी काम गोल्ड लीफ में नहीं हुआ है, इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट में हुआ है। ये रियलिज्म में एब्स्ट्रैक्ट मिला के और उसको अगर आप ये देखिए जिस तरह से उसका पेस्टिंग और वो उसकी हैंडलिंग है, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि गोल्ड लीफ इतनी एक वर्क होता है जो कि अगर मिस हैंडल कर ले तो वो हो जाएगा। तो उसके उससे एक फेसेस को उकार पाना इतना आसान काम नहीं है। ये आप समझिए, जो सोने का वर्क होता है, आपने कई मिठाइयाँ देखी होंगी जिसमें सोने और चांदी का वर्क लगाया जाता है। वर्क बड़ा महीन होता है और उसको उसके साथ पेंटिंग को बनाना, और यह अलग तरीके की तकनीक है, ये इसको निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो ये एक डिफरेंट काम हम आपको दिखा रहे हैं। आसिमा जी और क्या दिखा रहे हैं? जी, अभी मैं अब आपको लेके जाऊंगी एक अपनी फिशरमैन सीरीज़ की तरफ। एक्चुअली जब मैं एक रेलवे में रही हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में भी रही हूँ, तो मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। तो वहाँ पे वहाँ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे ऑब्ज़र्व करती हूँ और अपनी पेंटिंग्स में उसको लेकर आती हूँ कहीं ना कहीं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिशरमैन हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ आप समझिए, जो फिशरमैन की लाइफ कहीं ना कहीं बड़ी कठिन होती है। जब भी आप समंदर के किनारे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको इस तरीके के दृश्य दिखेंगे। इस तरह के दृश्य दिखेंगे। तो मैं जैसे कहीं गई थी कोची में, एंड मैंने अपने होटल से सुबह 5 बजे एक बहुत अच्छी मधुर हमिंग की वॉइस सुनी, और बस मैं उससे अट्रैक्ट होते हुए सी बीच पे चली गई। एंड मैंने देखा कि कुछ फिशरमैन नेट को लेके खींचने का काम कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और मैं वो इतने एक म्यूज़िकल वे में कर रहे थे कि मैं वहीं पे बैठी रही। और मुझे लगा जितने गहराइयों में गए वो सी में और लेकर आए कि पता नहीं अब क्या निकलने वाला है इसमें से। 5 से 8:30 बज गए, और उसके बाद जब उन्होंने ये नेट खोला तो उनको शायद ही कुछ मिला उसमें से, कुछ छोटी छोटी फिशेस। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह से फिशरमैन चारों तरफ बिखर गए। कोई अपना सर पकड़े बैठा था, कोई इधर, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। जो आज थोड़ी देर पहले सब लोग इकट्ठा गा के कर रहे थे, वो एकदम से सीन चेंज हो गया।
तो मेरे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगा और मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग इससे इतने घंटों का इनका रात को डालते हैं फिर सुबह निकालते हैं, पता नहीं कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगले दिन मैंने फिर सुबह वो वैसी ही वॉइस सुनी और फिर मैं वहाँ पे गई और उधर मैंने देखा फिर उसी जोश के साथ ये लोग लगे हुए हैं और फिर वो पूरा हुआ और इस बार आज उनको कुछ मिला कैच अच्छा सा। तो ये जो चीज़ थी ये मेरे दिमाग में ऐसे इम्प्रिंट बना दिया तो कि मैंने इसके ऊपर पूरी सीरीज़ करी है। तो 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आगे है और इस तरह से जो मेरे आसपास हो रहा है वो भी मेरी आपको पेंटिंग्स में नज़र आएगा। यहाँ आशिमा जी जो कह रही हैं, आर्टिस्ट बहुत संवेदनशील होता है और ये जो संवेदना यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मछुआरों को जब भी आप देखेंगे और खासतौर पर समंदर के जो मछुआरे होते हैं वो महीनों तक बिता देते हैं समंदर के अंदर, और कई बार ऐसा होता है कि उनके हाथ में जो वो चाह रहे थे वो मिला ही नहीं कुछ भी, और उस चीज को दिखाना और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाना, साथ ही साथ उनकी मेहनत को दिखाना, और उस काम में वो लगातार लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी सीरीज है, जिस सीरीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये देखिए ये इसमें क्या दिखा रहे हैं आप? ये भी उसी का एक पार्ट है, उसी सीरीज़ का। और जैसे आप ये नीचे देखेंगे एक ये पेंटिंग है इमली, इसका नाम इसमें आप देखेंगे जो हमारे विलेज लाइफ का एक परछाई है। एक और चीज़ जब हम लोगों ने शुरू करा हमने ये नोटिस किया कि क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करती थी टूरिज़्म और उसमें बहुत सारे म्यूज़ियम्स में जाती थी, इंडियन लाइफ का बहुत कम हमें एक्चुअल दिखेगा। हमने अपनी माइथोलॉजी के ऊपर तो काम किया है लेकिन इंडियन लाइफ जो दिनचर्या है हमारी उसके ऊपर बहुत कम काम है, उसके ऊपर छाप नहीं है। जबकि यूरोपियन उसमें आपको दिखेगा उनका पूरा तरह तरह की चीजें दिखती हैं। दिखेगा। तो ये मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना इंडियन लाइफ जो है हमारी वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, कंटेम्प्रेरी सब करूंगी लेकिन इनको भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो इमली सीरीज़ मैंने बनाई इसमें से एक अभी सेंट पीटर्सबर्ग में भी एक म्यूज़ियम में डिस्प्लेड है, डिस्प्लेड है। हाँ। तो इसमें बेसिकली हमारी जो लाइफ भी इमली जैसी है, कुछ खट्टी है इमली जैसी, कभी कुछ खट्टी कुछ मीठी, जैसे भी है ज़िंदगी है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ भी बैठी हुई है माँ, और एक कोई 2 पाँव भी हैं जो उनके ऊपर एक नज़र रखे हुए हैं पीछे। तो ये कम्युनिटी लिविंग है जिससे वो अपनी दिनचर्या, अपनी रोज़ की अर्निंग कमाती हैं इमली को सॉर्ट आउट करके। और उसमें मतलब वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल मुरझाई हुई हैं, उसमें उन्होंने फूल भी लगाए हुए हैं, उन्होंने रंग रंग के एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव भी है, समन्वय है ऐसा। समन्वय है, एक कम्युनिटी फीलिंग है और साथ में एक सेंसिटिविटी भी है, एक इमोशन भी है कि क्या हमारे मतलब हमारी इकोनॉमी और अभी भी हमारी स्ट्रगल्स जो है वो भी इसमें दिखती हैं आपको। यहाँ जो आसिमा जी बता रहे हैं ग्रामीण लाइफ का, या हम कह सकते हैं ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब गांव देहात में आप जाओगे तरह तरह की चीज़ें दिखेंगी आपको, और उन चीज़ों को समझना और कहीं ना कहीं कैनवास पर ले आना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि आप देखते जरूर हैं, उसको समझते हैं, लेकिन उसको याद करके उन चीज़ों को उकेरना, भाव लेकर आना, ये वाकई आसान नहीं। शारदा जी कुछ कहना चाहेंगी, इसके अलावा और कुछ दिखाना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को अपना पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ जितनी हम लोग ये मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी से हम जुड़ रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज है कि कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी को लूज़ कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, हर एक को ये लगता है आज उसने ये किया तो हमें उससे आगे जाके कुछ करना है। तो जब ऐसी कंपटीशन होती है इसको हम बोलते हैं अनहेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन वो होता है जब आप अपने मेरिट पे करते हैं, आप क्या हैं, पहले आप क्या हैं वो ज़रूरत होती है। तो ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए हम कहीं अपने आप को लूज़ आउट कर रहे हैं दूसरों को देख के, और किसी हम रैट रेस में हैं। तो हम इस तरह की रेस में ना जाएं और हम अपने आप को और अच्छा इंसान और अपने मन को और शांति हम कैसे ला सकें, इसके लिए मैं ये कहूँगी कोई सा भी ललित कला हो वो करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बात कही। और यहाँ पर एक आखिरी बात आपसे कि अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, एआई आ गया, तरह तरह की चीज़ें हैं, हमने उस पर डाला ये चाहिए, आपकी ही पेंटिंग के बारे में हमने स्टाइल उसमें डाल दिए और लिख दिया कि हमें जो है आसिमा जी की पेंटिंग बना दीजिए फला चीज़ को, आप पहचान नहीं पाएंगी कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, हम प्रिंट आउट निकाल दें। तो ये जो खतरे हैं आर्ट के,
ये किस तरीके से देखते मैं तो एआई के पे बताऊंगी और ये मेरी एक पेंटिंग के थ्रू दिखाऊंगी पहले। ये अगर आप देखें तो ये विभत्स पेंटिंग है और ये मैंने एआई और आईटी के ऊपर ही बनाई है ये टेक। अब यहाँ पे देखिए जो एक तरह से आईटी मैन है और उसमें वो मोबाइल भी दिख रहा है उसको वो एक नई पावर उसको मिल गई है जो कि रिलीजन से भी बड़ा फोर्स है और उसको लगता है और कोई भी पावर कोई भी फोर्स यूज़ करना हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है और अगर जिसको भी करना है बहुत ध्यान से करना होगा नहीं तो उसका रूप सुंदरता से विभत्सता की तरफ चला जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा और आपने भी कहा कि हमें यही नहीं पता कि आज कौन सा सच है कौन सा और सच और असत्य के बीच का वो डिफरेंस ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि अपने धरातल में रहिए, अपनी ओरिजिनलिटी को ख़त्म मत कीजिए। जो हम लोगों के था एक संस्कृति एक तरीका था जीने का उसको आप छोड़िए नहीं। ठीक है टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए टूल को यूज़ करिए उससे आपको सहूलियत मिले वो करने के लिए लेकिन वो आप पे हावी हो जाएगी तो फिर वो आपको अभी लग रहा है। अब ऐसे कई लोग हम लोग देखते हैं कि वो प्रिंट्स निकाल लेते हैं फ़ोटो के और उसमें हल्का सा स्ट्रोक लगा देते हैं और वो एक पेंटिंग दिखा देते हैं। इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। तो इसको हम लोग अपने सिर्फ इसलिए कि हम एक रैट रेस में रह के चलेंगे तो वो नहीं हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम दोनों एक प्रोफेशनल होने के बाद भी अब यहाँ पे हम ये कर पाए हैं और कोई हम लोगों ने कोई ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं किया। आपको हमारा काम दिखेगा जो बहुत पेशेंस कंसिस्टेंसी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है। ये लास्ट 3-4 साल का हमारा काम है लेकिन इसमें हमने कोई हड़बड़ी नहीं करी लेकिन एक दूसरे का साथ दिया है और साथ में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। तो अगर एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे अपने को इतना इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे कि आप उसी में फंस जाएं उसके लोनलीनेस उसके फ्रस्ट्रेशन में तो आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मतलब 1 और 1 11 हो गए। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए एक 11 कैसे होते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब इस तरीके की आर्ट सामने आती है तो सोसाइटी को एक बड़ी चीज़ें मिलती हैं और यह चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। इस जगह पर आइए ये प्रदर्शनी कब तक चलेगी? ये 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख तक ये प्रदर्शनी है। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा निश्चित तौर पर यह जो कला प्रदर्शनी है इसको देखने जरूर आए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।